दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत और इसकी प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों इसके पहले आपने रूसो के मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा को पढ़ लिया है। आज आप इसके सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। दोस्तों रूसो ने अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का वर्णन अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है और उसने अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलकर सभ्य समाज में आने का निर्णय करते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण की अराजकता से जब व्यक्ति दुखी हो गए तब उन्होंने स्वयं को ऐसी संस्था में संगठित कर लेने की आवश्यकता अनुभव की जिससे व्यक्तियों के जान माल की सुरक्षा हो सके और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। तो महत्वपूर्ण है, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत उसकी प्रसिद्ध कृति जो कि इसी नाम से है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से है, उसमें उसने इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था के खराब स्थिति से बाहर निकलकर एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण की अराजकता जब बहुत अधिक बढ़ गई या जब बहुत स्थिति दयनीय हो गई तब उन्होंने एक ऐसी संस्था में संगठित कर लेने की आवश्यकता अनुभव की जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती थी। जो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी वो असहनीय स्थिति थी, तो रूसो ने माना कि इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। लेकिन अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए किया गया। रूसो की ये जो सामाजिक संविदा की धारणा है ये कहीं न कहीं हाब्स और लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता से भिन्न है। हाब्स के बारे में देखते हैं तो हाब्स ऐसे संविदा या अनुबंध की कल्पना करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इस शर्त पर समर्पित कर देता है कि अन्य सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को उसी व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दें और उसके कार्यों और आदेशों को वैसी ही मान्यता दें। और इस अनुबंध से हाब्स का मानना था कि राज्य और शासन दोनों की रचना होती है और इसमें एक बार जब व्यक्ति अपने अधिकार समर्पित कर देते हैं तो उनको वापस नहीं लिया जा सकता। हाब्स किसी सभा की अपेक्षा एक ही व्यक्ति के प्रति अधिकारों के समर्पण को अधिक उपयुक्त समझता है, इसलिए अंत में वह पूर्ण राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन करता है। और हाब्स द्वारा जो प्रतिपादित ग्रंथ है लेवियाथन एक काल्पनिक और दैत्याकार जल जंतु है जिसे हाब्स अपने राज्य शक्ति या संप्रभु के रूप में चित्रित करता है जो कि पूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक का प्रतीक है। तो हाब्स की स्थिति आपने देख लिया। और लॉक क्या करता है? लॉक का सामाजिक अनुबंध जो है उसमें सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में की जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? लॉक कहता है कि संप्रभुताधारी को न्याय करने का अधिकार केवल इस शर्त पे सौंपा जाता है कि वह मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स जो हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, वो उनकी रक्षा करेगा। यदि वह अपना यह दायित्व पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है तो समाज उसे हटाकर नई सरकार स्थापित कर सकता है। लेकिन रूसो का जो सामाजिक अनुबंध है वो इनसे भिन्न है। रूसो कहता है या रूसो के सामाजिक अनुबंध में ऐसी स्थिति पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है और रूसो के समझौता में एक और व्यक्ति अपनी अपनी वैयक्तिक स्थिति यानी इंडिविजुअल परिस्थिति जो उनकी होती है वहाँ होते हैं और दूसरी ओर समझौते के बाद वे स्वयं अपनी सामूहिक स्थिति यानी कलेक्टिव स्थिति में
होते हैं। यानी रूसो के जो अनुबंध है या संविदा है, उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार, अपनी सामूहिक सत्ता को समर्पित कर देता है और सामाजिक अनुबंध में बंध जाने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का सहभागी बना रहता है। तो इसलिए जो रूसो की सामाजिक संविदा की धारणा है वो हाब्स और लॉक से पूरी तरह से भिन्न है। रूसो कहता है कि व्यक्तियों के समझौते की शर्तें कैसी होती हैं, तो उसके अनुसार जो व्यक्ति समझौते की शर्तें निर्धारित करते हैं वो शर्त इस प्रकार होती हैं कि हम में से प्रत्येक अपने शरीर और अपनी समूची शक्ति को अन्य सब के साथ संयुक्त रूप से सामान्य इच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को समस्त के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। तो रूसो द्वारा जो संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वो हाब्स और लॉक के सिद्धांतों से अलग है। स्पष्ट है कि रूसो के अनुसार मनुष्य अराजक दशा को दूर करने के लिए जो समझौता करते हैं वह दो पक्षों के बीच किया जाता है। रूसो में जो सामाजिक संविदा का वर्णन है वो उसमें ये होता है कि मनुष्य अराजक दशा को दूर करने के लिए द्विपक्षीय समझौता करते हैं। वह दो पक्षों के बीच किया जाता है। एक पक्ष में क्या होता है, एक पक्ष में मनुष्य अपने व्यक्तिगत रूप में होते हैं और दूसरे पक्ष में सामूहिक रूप में। तो समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा या जनरल विल उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। सामान्य इच्छा क्या है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आप ये टर्म जान लीजिए कि रूसो के सामाजिक संविदा में जो जनरल विल या सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं रूसो के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन अर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर रूसो की जो सामाजिक संविदा है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इस अनुबंध में लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की दो सत्ताएं होती हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक। तो जब समझौता होता है तो प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान पर जुटकर समझौता करते हैं और उसके द्वारा वो अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों को सामूहिक रूप में सौंप देते हैं और एक समूह को सौंप देने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति समूह का एक अविभाज्य अंग बन जाता है और अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्णता को या पूर्ण सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा इस समझौते के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो रूसो कहता है कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य संस्था संगठित हो जाती है, लेकिन राज्य के संगठित हो जाने के बाद भी मनुष्य अपने स्वतंत्र अधिकार एवं शक्ति को अपने से अलग नहीं करते हैं। समझौते के द्वारा राज्य संस्था संगठित हो जाने के बाद भी मनुष्य अपने स्वतंत्र अधिकार और शक्ति को अपने से अलग नहीं करते हैं, बल्कि वे इन्हें अपने पास रखते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सामूहिक रूप से। अर्थात व्यक्ति समाज का अंग होता है और समाज का अंग होने के कारण अब मनुष्य के जान माल की रक्षा का दायित्व केवल उसके अपने पर्सनल या व्यक्तिगत रूप में नहीं रहता है, बल्कि यह संपूर्ण समाज का दायित्व और कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक मनुष्य के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करे। तो समझौते का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम होता है वो ये है कि व्यक्तियों के जो सुरक्षा का दायित्व था अब उनका व्यक्तिगत कार्य न होकर सामूहिक या समाज का कार्य बन जाता है कि वो प्रत्येक मनुष्य के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करे। राज्य संस्था के संचालन की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपने जो व्यक्तिगत अधिकार सौंपते हैं फिर वो सामूहिक रूप से एक समूह को देते हैं, फिर समूह में जो स्थिति होती है कि वे फिर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कहता है कि राज्य जो संस्था गठित होती है उसके संचालन की जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। जनता में निहित होने का मतलब एक प्रकार से रूसो के
विचारों में इसे लोकतंत्र का आधार भी कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र में अंतिम शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। तो रूसो भी अपने सामाजिक संविदा में ये कहता है कि राज्य संस्था के जो संचालन की शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता स्वयं प्रभुत्व संपन्न होती है। राज्य सत्ता के प्रयोग का अधिकार जिस शासक वर्ग को दिया जाता है वो जनता की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि वह जनता को क्रिया रूप में परिणित करने का साधन मात्र है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन न करने पर उसे अपने पद से अलग किया जा सकता है और उसके स्थान पर दूसरे शासक वर्ग को नियुक्त किया जा सकता है यदि वह जनता के अनुसार कार्य करने का वचन देता है। तो राज्य की जो शक्ति होती है या सत्ता की जो शक्ति होती है वो अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। जनता ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होती है और जनता शासक वर्ग को अधिकार देती है कि वो उनके ऊपर शासन करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रूसो में ये है कि यदि जो सरकार है या जो सामूहिक सत्ता है उनके अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है तो वो किसी दूसरे शासक को नियुक्त कर सकते हैं जो व्यक्तियों से ये वचन दे या गारंटी ले कि वो इनके अधिकारों और इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर रूसो अपने सामाजिक संविदा के आधार पर लोकतंत्र का आधार प्रस्तुत करता है। रूसो के समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। एक रूप है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता है। हाब्स को पढ़ते समय आपने देखा था कि व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकारों को एक व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं और दूसरे से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो भी अपने समस्त अधिकारों को उस निश्चित व्यक्ति को समर्पित कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करता है, लेकिन अधिकारों का ये समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है। व्यक्ति इसी संपूर्ण समाज का सदस्य होता है, इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते सामूहिक व्यक्तित्व के आधार पर वे अपने अधिकार और शक्तियां फिर से प्राप्त कर लेता है जिसे उसने समझौते के समय सामूहिक रूप से या समाज को सौंपा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की पहली विशेषता जो है वो ये है कि व्यक्ति जो है वो समाज का सदस्य है और इस नाते सामूहिक व्यक्तित्व के आधार पर वो अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त कर लेता है जो कि उसने समझौते के शुरुआत में या समझौता करते समय समाज को सौंपा था। दूसरी विशेषता ये है कि इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से सीमित नहीं होती है और ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जनहित में कार्य करना या कर्तव्य का पालन करना ही स्वतंत्रता है। रूसो का मानना है कि जनहित में या लोक कल्याण का कार्य करना या कर्तव्य का पालन करना ही स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज्य मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा और रूसो का ये मानना है कि समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती बल्कि वह पुनः वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है समझौते के उपरांत। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा बल्कि उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है रूसो के समझौता सिद्धांत के अनुसार। तीसरी विशेषता ये है कि रूसो के अनुसार समझौते द्वारा व्यक्ति के स्थान पर व्यष्टि और व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा आ जाती है। तो रूसो व्यक्तिगत जो कुल मिलाकर वो कहता है कि अनुबंध या संविदा के माध्यम से लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, यानी व्यक्ति के स्थान पर समष्टि और व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा आ जाती है और समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वो सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है।
सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की शुभ इच्छाओं का या अच्छी इच्छाओं का योग होती है, जिसका उद्देश्य लोकहित या लोक कल्याण करना होता है। इसलिए ये व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, बल्कि सामूहिक इच्छा होती है और उसका उद्देश्य अच्छा होता है, शुभ होता है। इसी कारण समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। और कुल मिलाकर रूसो का मानना है कि यही सामान्य इच्छा राज्य, संप्रभुता और शक्ति सब कुछ होती है। चौथी विशेषता क्या है? तो चौथी विशेषता, जैसा कि हमने बात किया, रूसो का मानना है कि इस सामाजिक समझौते या अनुबंध के माध्यम से लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, लेकिन समझौते के बदले में व्यक्ति सामूहिक रूप से नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सामान्य इच्छा, हमने अभी बात किया कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो का, सामान्य इच्छा, इसके संबंध में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर शार्ट में देखते हैं। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो रूसो के संविदा सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वो सामान्य इच्छा की विशेषता बताते हुए कहता है कि सामान्य इच्छा सदैव न्याय युक्त होती है। सदैव इच्छा सदैव न्याय पर आधारित और न्याय युक्त होती है और इसका उद्देश्य जनहित या लोक कल्याण होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाता है, इसलिए उसका हित सामान्य इच्छा के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने में होता है। दोस्तों, रूसो केवल सामाजिक समझौते की बात स्वीकार करता है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि वो केवल सामाजिक समझौते की बात स्वीकार करता है, किसी राजनीतिक समझौते की नहीं, क्योंकि वो कहता है कि सामाजिक समझौते से उत्पन्न होने वाला समाज जो है वो स्वयं संप्रभुता संपन्न होता है। समाज का प्रत्येक सदस्य इस संप्रभुता संपन्न निकाय का एक निर्णायक भाग होता है और समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती है, बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है और सरकार जो होती है इस प्रभुत्व शक्ति द्वारा नियुक्त केवल यंत्र मात्र होती है। तो रूसो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूसो का सामाजिक समझौता। उसमें वो कहता है कि इस समझौते से केवल ये एक सामाजिक समझौता है, न कि राजनीतिक समझौता, और जो समाज उत्पन्न होता है समझौते के द्वारा वही संप्रभुता संपन्न होता है और जो सरकार नियुक्त की जाती है वो इस संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति संपन्न समाज द्वारा नियुक्त एक यंत्र मात्र होता है, ऐसा मानना है। दोस्तों, अंत में देखा जाए तो रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उस लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का विचार होता है कि इसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके द्वारा उस लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। सामान्य इच्छा के आधार पर, यानी सामान्य इच्छा व्यक्तियों की शुभ और सामूहिक इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है। तो वो कहता है कि जो शासन का कार्य इसी लोकहित या लोक कल्याण के आधार पर किया जाता है। रूसो का सामाजिक समझौता हाब्स और लॉक के समझौते से अलग होते हुए भी अत्यंत प्रभावी है। तो इस प्रकार आपने देखा आज का वीडियो, रूसो का सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। थोड़ा बहुत अंतर आपने हाब्स और लॉक के द्वारा प्रतिपादित अनुबंध सिद्धांत से और रूसो के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर भी पढ़ा, और शार्ट में आपने सामान्य इच्छा के बारे में पढ़ा कि समझौते के द्वारा सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से एक सामान्य इच्छा के अधीन हो जाते हैं और सामान्य इच्छा के आदेश और निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगला वीडियो हम इसी पर बनाएंगे कि रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और सामान्य इच्छा की प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।